हेलो बच्चों। आज हम जो आपका भारत में राष्ट्रवाद का बचा हुआ चैप्टर है उसको आगे पढ़ेंगे। और जितने भी कांग्रेस के नेताओं ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, जो मोहम्मद अली और शौकत अली थे, उन्होंने मिलकर जितने भी आंदोलन चलाए इंडिया के अंदर अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए, देश को आज़ादी दिलवाने के लिए अंग्रेजों से, तो उस वैसी आज़ादी दिलवाना जितने भी लोग उनके द्वारा, गांधी जी और नेहरू जी द्वारा चलाए आंदोलन में शामिल हुए थे, उनका किसी का भी उद्देश्य वो नहीं था जो गांधी जी और नेहरू जी का था। बस सबका, अगर वो शामिल हुए थे सभी आंदोलनों में जो भी लोग, तो उनका उद्देश्य अपनी प्रॉब्लमों को दूर करना था। जैसे कि जो बड़े किसान थे, जो उत्तर प्रदेश के जाट थे, जो और गुजरात के पट्टीदार थे, ये बड़े बड़े क्या चाहते थे, व्यावसायिक फसलों की खेती के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से बहुत परेशान थे ये लोग। और जब उनकी नगद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए, मतलब कि ये जो गुजरात के पट्टीदार और उत्तर प्रदेश के जाट थे, ये व्यावसायिक फसलें उगानी पड़ रही थी इनको अंग्रेजों के कारण, और उसके कारण उनकी जो व्यावसायिक फसलें थी उनकी कीमत गिरने के कारण इनको कमाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन अंग्रेज जो थे वो बड़े बड़े किसानों से लगान लेते थे, लेकिन लगान चुकाने के लिए उनको कोई कमाई नहीं हो रही थी, जिसके कारण मतलब वो जो गांधी जी और नेहरू जी उनके साथ इसलिए गए थे, कोई ये नहीं था कि उन्होंने अंग्रेजों से वो करवाना था देश को आजाद। बस वो कहते थे अंग्रेज जो उनसे लगान लेते हैं वो का हो जाए, उसको ज़्यादा कम हो जाए या फिर ख़त्म हो जाए। और संपन्न किसानों ने शून्य आंदोलन का बढ़ चढ़ कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया, और ये पिछली वीडियो में मैंने ढंग से समझा दिया भी। जो बड़े किसान थे वो इसलिए शामिल हुए थे कि उनका लगान कम हो जाए या खत्म हो जाए। छोटे किसान इसलिए जुड़े थे कि जो छोटे किसान थे वो, उनके पास अपनी जमीन नहीं थी, तो वो बड़े किसानों, जमींदारों से जमीन लेकर खेती करते थे, और बड़े किसानों को उनको किराया देना पड़ता था। छोटे किसान इसलिए शामिल हुए थे कि उनका किराया या तो कम हो जाए या खत्म हो जाए। अब 30 और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, आगे पढ़ते हैं। जो व्यवसायी थे, जो व्यापार करने वाले लोग थे, वो क्यों जुड़े थे? व्यवसायी वर्ग की क्या स्थिति थी? उन्होंने सवर्ण्य अवज्ञा आंदोलन के बारे में, क्या रुख अपनाया? मतलब बड़े किसान चाहते थे कि उनका लगान माफ हो जाए। छोटे किसान चाहते थे कि जो जमींदारों को वो किराया देते जमीन का, वो माफ हो जाए। और जो व्यापारी थे वो क्या चाहते थे? पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था। जब पहला विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम जो बड़े बड़े व्यापारी थे भारत के, उन्होंने बहुत सारा मुनाफा कमाया था। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, जिन्होंने उद्योग लगा रखे थे उन्होंने, और जो बड़े बड़े व्यापार करने वाले लोग थे, पहले विश्व युद्ध के टाइम उन्होंने मुनाफा कमाया था। और वो जो व्यापारी थे भारत के, वो ताकतवर हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में क्या हो रहा था? व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। मतलब अंग्रेजों की वो नीतियां जिसके कारण इन व्यापारियों का जो व्यापार का प्रॉफिट था वो कम होता था, उन नीतियों को वो चाहते थे कि वो खत्म हो जाए। बड़े बड़े व्यापारी थे, उनको फायदा हुआ था पहले विश्व युद्ध के टाइम। बड़े बड़े व्यापारियों को भी, जो उन्होंने उद्योग लगा रखे थे इंडिया में, उनको भी मुनाफा हुआ, और वो ताकतवर हो चुके थे इंडिया के अंदर। लेकिन वो अंग्रेजों की उन नीतियों से दुखी थे जिन नीतियों के कारण उनका जो व्यापार था, जहाँ उद्योग थे, वो उनमें रुकावट आती थी। उद्योग चलाने वाले लोगों को, उद्योगपतियों को जो रुकावट आती थी, व्यापारियों को व्यापार करने में जो रुकावट आती थी, जहाँ
अंग्रेजों की वो नीतियां जिसके कारण उनका प्रॉफिट कम होता था, उनका विरोध करते थे। तो इसलिए वो गांधी जी और नेहरू जी के साथ आते थे कि वो नीतियां खत्म करवा दी, अंग्रेजों की वो नीतियां वो हटवा दें, जो नीतियां उद्योगपतियों और कारोबारियों के प्रॉफिट जहां व्यापार में रुकावट डालती। ये हमें पता होना चाहिए, बड़े बड़े व्यापारी क्यों आए थे, जहाँ उद्योगपति क्यों आए थे, क्योंकि उनको पहले विश्व युद्ध के टाइम प्रॉफिट हुआ था और वो अंग्रेजों की उन नीतियों को खत्म करवाना चाहते थे जो नीतियां इन उद्योगपतियों और व्यापारियों के प्रॉफिट को कम करती थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे। अगर बाहर से वस्तुएं आती थी, मतलब हमारे देश के जो उद्योगपति थे वो वस्तुएं बना रहे थे, तो अगर बाहर विदेश से, जैसे अंग्रेज थे, अंग्रेज अपना कपड़ा लाके इंडिया में बेच रहे थे, तो हमारे भारतीय लोग भी कपड़ा बनाते होंगे, तो क्या होता होगा, तो हम विदेशी कपड़ा ज्यादा बिकता था, जिसके कारण हमारे भारतीय उद्योगपतियों का व्यापार में रुकावट आती थी। एक तो बड़े बड़े व्यापारी अंग्रेजों के विरुद्ध चलाए आंदोलन में इसलिए शामिल हुए थे कि वो सारी नीतियां हट जाएं अंग्रेजों की, जिसके कारण बड़े बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों को प्रॉफिट कम हो रहे हैं। और जो बाहर से वस्तुएं आती थी बिकने के लिए इंडिया के अंदर, विदेश से बनी हुई वस्तुएं इंडिया में आती थी, उनके उनको भी नहीं वो चाहते थे कि इंडिया के अंदर आए, वो नहीं चाहते थे वो वस्तुएं जो बाहर बनती हैं वो इंडिया में आके बिके। और वो क्या चाहते थे, और वे रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे। जो हम जैसे बाहर किसी भी देश के साथ करते हैं, तो रुपए के साथ रुपया स्टर्लिंग, जो जब हम दूसरे देशों के साथ कोई व्यापार करते हैं, तो दोनों देशों की जो करेंसी का लेन देन होता है उसमें बदलाव चाहते थे। बड़े बड़े व्यापारी हमारे जो आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध चल रहे थे उनमें इसलिए शामिल हुए थे कि अंग्रेजों की वो सारी नीतियां हट जाएं जो उनके व्यापार में रुकावट डालती थी, जहाँ उद्योगों में रुकावट डालती थी, जहाँ उनका प्रॉफिट कम करती थी, और वो देश से जो वस्तुएं आके इंडिया में बिकती थी उनको भी चाहते थे कि उनको रोका जाए, इंडिया में आके वो ना बिके, क्योंकि फिर उनकी वस्तुएं नहीं बिकती थी। और वो रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे। वो जब विदेशों के साथ जो व्यापार होता था उसमें जो रुपए और दूसरे देश की करेंसी के अंदर जो विनिमय होता था, तो उसके अंदर भी वो बदलाव चाहते थे जिससे आयात में कमी आ जाए। मतलब वो ऐसी वो करना चाहते थे, रुपए के साथ ऐसा दूसरे देशों की करेंसी के साथ कुछ ऐसा विनिमय करना चाहते थे, एक्सचेंज करने चाहते थे हमारे रुपए के साथ दूसरे देशी करेंसी का ऐसा एक्सचेंज या विनिमय करना चाहते थे जिससे कि बाहर से आने वाली जो वस्तुएं हैं वो कम हो जाए, आयात बाहर से मंगवाई जाने वाली वस्तुएं कम हो जाएं। 3 पॉइंट हैं। एक तो नीतियां, वो तो इसलिए शामिल हो रहे थे आंदोलनों में कि अंग्रेजों की वो नीतियां जो उनके व्यापार और उद्योगों में रुकावट डालती हैं वो हट जाएं। नंबर 2, वो चाहते थे जो विदेशों से वस्तुएं आ रही हैं वो भी आनी बंद हो जाएं जो इंडिया में आके बिकती हैं। और तीसरा, वो चाहते थे कि विदेशी करेंसी के साथ रुपए का लेन देन ऐसा हो कि जिससे बाहर से आने वाली वस्तुएं, आयात जो हम बाहर से वस्तुएं मंगवाते हैं वो कम हो जाए। 3 चीजें वो चाहते थे और उनसे कुछ लेना देना नहीं थे, वो कुछ नहीं चाहते थे कि इंडिया आजाद हो। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के बड़े बड़े व्यवसायी वर्ग क्यों शामिल हुआ था आंदोलन में, तो यही देना है, तो बस वो अपना प्रॉफिट किसी भी तरीके कम नहीं करना चाहते थे, और अंग्रेज जो ऐसी नीति बनाते थे उन नीतियों को वो खत्म करवाना चाहते थे जो उनके प्रॉफिट में, व्यवसाय में या उद्योगों में रुकावट डालती थी। वो विदेशों से अपनी वस्तुओं को ज्यादा बेचने के लिए वो चाहते थे कि बाहर वाले देशों से आकर कोई भी वस्तु इंडिया में ना बिके, और वो ऐसे रुपया और बाहर की करेंसियों का ऐसा लेन देन बढ़ाना चाहते थे जिससे कि
दूसरे देशों से आने वाली वस्तुएं महंगी हो जाएं और वो ना मंगवाई जा सके। 3, व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन किया। उन्होंने मतलब अपने हितों की व्यापारियों ने व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए भी लगा सकते हैं, व्यावसायिक हितों की रक्षा करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस बनाई थी। जो आपको पता होना चाहिए, जो व्यवसायी थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, उद्योगपति थे, उन्होंने अपने हितों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से संगठन बनाए थे। एक तो बनाया था, ये क्या है, व्यवसाय, जो व्यवसायी है और उद्योगों के मालिक है, उनके हितों की रक्षा करेगा, तो उनके नाम से मिलता जुलता बनेगा। तो उद्योगपतियों और व्यवसायियों के हितों की रक्षा करने वाला संगठन उन्होंने 1920 में ये संगठन बनाया था। ये इसको आप याद कर लो। उनके नाम से व्यवसायियों और जो व्यवसायी थे, जो उद्योगपति थे, उनके लिए बना था ये संगठन, उनके हितों की सुरक्षा, नाम भी वैसा ही है। 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इंग्लिश में इसको कह देते हैं इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। तो ये वन वर्ड में भी आ सकता है कि उद्योगपति और व्यापारियों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कौन सा संगठन और कब बनाया था। आगे पढ़ते हैं। और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, अपने हितों की रक्षा के लिए, दूसरा ये भी वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ भी उद्योगों की सुरक्षा के लिए, तो उनके जैसा ही नाम है। और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, 7 सालों का फर्क है। व्यापार को वाणिज्य भी कहते हैं, दूसरा उद्योगपतियों की रक्षा के लिए उद्योग। तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, पहला बना भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, दूसरा बना भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ। ये बड़े बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों की रक्षा के लिए बने थे जो दोनों संघ। 7 साल के फर्क में 2 संघ बना लिए थे इन्होंने, बड़े बड़े व्यवसायियों ने, व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसको शॉर्ट फॉर्म में फिक्की भी कह देते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में फिक्की भी बुलाते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग 2 व्यापारियों ने बनाए थे, भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, और दूसरा बनाया था भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, इसको शॉर्ट फॉर्म में फिक्की भी कहते हैं। और इसको फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप इन दोनों नामों को ढंग से याद कर लो। भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस 1920 में, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ 1927 में। ये भारत के व्यापारियों और उद्योगपतियों ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए संघ बनाए थे, का गठन किया। पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जीडी बिरला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। जो बड़े बड़े व्यापारी थे, जो अंग्रेजों का हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर जो वो था, नियंत्रण था अंग्रेजों का, उसका विरोध करने के लिए उद्योगपतियों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जीडी बिरला जैसे जाने माने उद्योगपतियों का वो कर रहे थे। क्वेश्चन भी आ सकता है कि अंग्रेजों का हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर वो था, कंट्रोल था, उसका विरोध करने के लिए उद्योगपतियों और व्यवसायियों का किसने करा था, नेतृत्व किसने करा था? पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास
और जीडी बिरला ने। किसने करा था इनका विरोध? ये दो व्यक्ति हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं। इन्होंने जो अंग्रेजों की हमारे देश के अर्थव्यवस्था के ऊपर, भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर जो अधिकार मतलब कंट्रोल हो गया था, उसका विरोध करने के लिए उद्योगपतियों का किसने करा था? पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जीडी बिड़ला जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों ने हमारे भारतीय उद्योगपतियों का नेतृत्व किया। देख लो क्या क्या, कई ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि भारत के व्यवसायी वर्ग ने अपने रक्षक के मतलब क्यों आंदोलन में हिस्सा लिया था, और उन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए कौन कौन से संगठन बनाए थे। अंग्रेजों का जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर कंट्रोल हो गया था, उसका विरोध करने के लिए उद्योगपतियों का नेतृत्व किसने किया था? पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जीडी बिड़ला ने नियंत्रण का विरोध किया और पहले सेवल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। जो समन्वय आंदोलन चला था उसमें इन्होंने तो इन लोगों ने मतलब अपने भी ये सारी बातें भी, अंग्रेजों की गलत नीति हट जाए, अंग्रेजों का अर्थव्यवस्था से जो नियंत्रण है वो हट जाए, उसको हटाने के लिए इन्होंने दो संघ बनाए हैं और इन्होंने विरोध करने के लिए सामने पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जीडी बिड़ला आए हैं। और इन्होंने इसके लिए इन तीनों चीजों का अपना वो करने के लिए, सफल बनाने के लिए इन्होंने सिविल नाफरमानी आंदोलन, जिसको हम समन्वय आंदोलन कहते हैं, उसमें ये सारे व्यवसायी शामिल हो गए। सिविल नाफरमानी आंदोलन का इन्होंने समर्थन किया था ताकि इनकी जो प्रॉब्लम है वो बड़े बड़े व्यवसायियों की वो दूर हो जाए। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। जो बड़े बड़े व्यवसायी थे, मैंने पहले भी बताया है, जो बड़े बड़े किसान थे जो बड़े बड़े किसान थे वो भी जो आंदोलनों को हेल्प करते थे पैसे से, और जो बड़े बड़े व्यवसायी भी हेल्प करते थे बड़े बड़े आंदोलनों को चलाने के लिए कांग्रेस की। तो इन्होंने जो ये थे बड़े बड़े वो थे उद्योगपति, उन्होंने आंदोलनों को आर्थिक सहायता दी, मतलब पैसा जो चाहिए था आंदोलन चलाने के लिए, नेहरू जी, गांधी जी और कांग्रेस को वो भी हेल्प की। और इन्होंने क्या मना कर दिया था कि जो बाहर से वस्तुएं आएंगी, गांधी जी भी तो इस चीज का वो करते थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, बाहर से जो आ जाती तो वस्तुओं को खरीदने से और बेचने से इनकार करते थे। ना तो हम इनको खरीदेंगे, ना ही इंडिया के अंदर बेचेंगे। वो चाहते थे कि उनकी बनी हुई वस्तुएं ही इंडिया के अंदर बिके। ज्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और व्यापार का उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। जितने भी व्यवसायी थे वो, स्वराज का मतलब हमारा खुद का राज आना, लेकिन व्यवसायियों के लिए स्वराज क्या था? वो सारी पाबंदियां हट जाना जो अंग्रेजों ने उनके व्यापार और उद्योगों पर लगा रखी थी, और वो चाहते थे कि ऐसा टाइम आ जाए जब वो अपने उद्योग और व्यापार को बिना किसी रुकावट के कर सकें। बस उनका ये था कि ऐसा टाइम आ जाए कि सारी अंग्रेजों की जो पाबंदियां हैं उनके व्यापार और उद्योग से वो हट जाएं और बिना किसी रुकावट के वो अपना व्यापार और उद्योग चला सकें। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया था। उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था। वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। मतलब कि जब गोलमेज सम्मेलन, जब जो गांधी जी लंदन में वो करने गए थे, अटेंड करने गए थे, जब वो वहां पे उनको वो बीच में छोड़कर आ गए थे, तो उसके बाद इन्होंने उनको समर्थन करना बंद कर दिया। समन्वय आंदोलन से वो पीछे हट गए थे। उनको लगता था कि वो हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उग्र गतिविधियां हो सकती हैं। तो जिसके और अगर उनको डर लगता था कि लड़ाई झगड़े फैल गए इंडिया के अंदर तो फिर अशांति फैल जाएगी, अशांति फैलेगी तो उनका व्यापार और उद्योग नहीं चलेंगे। और
वो देख रहे थे कि भारत कांग्रेस के कुछ सदस्यों के अंदर समाजवाद आ रहा है। समाजवाद बड़े बड़े व्यापारियों के लिए घातक होता है, क्योंकि समाजवादी कहते हैं कि सभी लोग समान हैं और देश के सारे संसाधनों के ऊपर सारे लोगों का, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, सबका बराबर का हक है। लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं उनकी जो सोच होती है वो पूंजीपति होती है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो बड़े बड़े व्यवसायी थे वो इससे दूर, जो कांग्रेस के लोग आंदोलन कर रहे थे या सवर्ण आंदोलन कर रहे थे उससे दूर क्यों हट गए थे। तो हम क्या मतलब उनका स्वराज का मतलब क्या था ये अलग। पहले तो मतलब वो क्यों शामिल हुए थे आंदोलन में, वो तीन कारण है कि वो चाहते थे जो अंग्रेजों की पाबंदियां व्यापार और उद्योग पर हैं वो हट जाएं और उनके प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, और बाहर से जो वस्तुएं आके इंडिया में बिकती है वो भी बंद हो जाए, और रुपए स्टर्लिंग का विनिमय ऐसा हो जाए कि आजाद कम हो जाए, बाहर से आने वाली वस्तुएं कम हो जाए। और वो ये तो तीन चीजें इनको वो खत्म करना चाहते थे, इसलिए उसके साथ आंदोलन में गए थे कांग्रेस और नेहरू जी और गांधी जी के साथ। और इन्होंने अपने हितों की सुरक्षा के लिए दो संगठन भी बनाए थे, भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक संगठन वगैरह 1920 में बनाया, 1927 में भी बनाया इन्होंने। और इन्होंने जो अंग्रेजों का हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर नियंत्रण होता जा रहा था उसका विरोध करने के लिए भी पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिरला ने नेतृत्व किया। और फिर इन्होंने सिविल नाफरमानी, फिर ये भी आ सकता कि ये आंदोलन से पीछे क्यों हटे थे। पीछे इसलिए हटे थे कि इनको लगता था जब गोलमेज सम्मेलन वहाँ गांधी जी का विफल हो गया, बीच में ही वो बात छोड़कर आ गए थे, तो इनको लगा कि अब अगर वो सिविल नाफरमानी या सवर्ण वगैरह आंदोलन में हिस्सा लेंगे तो देश के अंदर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और जिस देश के अंदर अशांति फैल सकती है, जिसके कारण अशांति फैलेगी तो उनके व्यापार नहीं चलेंगे। और उन्होंने ये भी देख लिया था कि कांग्रेस के जो नौजवान नेता थे उनके अंदर समाजवाद आता जा रहा था। समाजवाद क्या होता है, समाजवाद चाहता है कि देश के गरीब और अमीर लोग बराबर आ जाएं और देश के सारे जो धन संपदा वो सब में बराबर बट जाए। लेकिन ये जो उद्योगपति होते हैं वो ऐसा नहीं सोचते, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और जिसके कारण अमीर गरीबी का फासला बढ़ता है। तो इसलिए उनके लिए पूंजीवाद ज़्यादा बढ़िया होता है। वो समाजवाद को, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं वो समाजवाद के विरुद्ध होते हैं। तो कांग्रेस के लोगों के अंदर एक तो समाजवाद बढ़ रहा है, इसलिए वो जो ये थे बड़े बड़े व्यवसायी थे वो इसलिए भी कांग्रेस से हटे गए। एक उनको डर लगता था कि गांधी जी का गोलमेज सम्मेलन अब विफल हो गया है, अगर देश के अंदर सवर्ण आंदोलन और चला तो देश के अंदर लड़ाई झगड़े होंगे, उनका व्यापार वगैरह बंद हो जाएगा। ये उनके कारण थे। उससे दूर होने के, आंदोलन से जुड़ने के भी कारण पता चल गया आपको। और अपने हितों की तीन चीजें हैं उन्होंने, एक तो क्यों जुड़े थे आंदोलन से वो आगे करना है, फिर उन्होंने हितों की रक्षा लिए कौन से संगठन बनाए, और किन किन दो लोगों ने व्यवसायियों का नेतृत्व किया था अंग्रेजों के विरुद्ध, जो उन्होंने अर्थव्यवस्था के ऊपर नियंत्रण कर लिया था। और वो खटे क्यों थे, वो डर भी आपको पता होना चाहिए, किस डर के कारण वो सवर्ण आंदोलन से दूर चले गए थे। समाजवाद, एक तो समाजवाद की भावना कांग्रेसियों में बढ़ रही थी, एक उनको लग रहा था कि वहाँ पर जो लंदन का गोलमेज सम्मेलन है वो सफल नहीं हुआ, तो इसलिए देश के अंदर अगर और सवर्ण आंदोलन चला तो देश में लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो सकते हैं और अशांति फैल सकती है, जिसके कारण व्यवसायी उससे दूर चले गए। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सवर्ण आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं किया। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने, जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों ने भी सवर्ण आंदोलन में हिस्सा लिया था, उसी तरीके से जो उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक होते हैं, जिनके मजदूर होते हैं, उन्होंने भी सवर्ण आंदोलन में नागपुर के अलावा
और कहीं बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। उद्योगों में काम करने वाले मजदूर थे, उन्होंने भी ओनली नागपुर में ही समन्वय आंदोलन में हिस्सा लिया था और कहीं हिस्सा नहीं लिया। जितनी बड़ी संख्या में नागपुर में हिस्सा लिया था इन मजदूरों ने, उद्योगों के मजदूरों ने, और कहीं भी हिस्सा। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से चिटकने लगे थे। तो मजदूरों के विरोधी कौन होते हैं? उद्योगपति। जिन उद्योगों में वो काम करते हैं मजदूर उनके ही विरुद्ध होते हैं, क्योंकि उस समय जो उद्योगपति थे उनका मेन उद्देश्य थे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। तो उद्योगपति मजदूरों को कम से कम मजदूरी देकर प्रॉफिट कमाते हैं। तो मजदूरों को पता था कि जब कांग्रेस के आंदोलनों को पैसा देकर चलाने वाले कौन है? उद्योगपति हैं। तो उद्योगपतियों की सुनी जाएगी ना, तो मजदूरों की तो नहीं सुनी जाएगी। इसलिए जितने उद्योगपति कांग्रेस के जहाँ गांधी जी और नेहरू के पास जाते जा रहे थे, तो उद्योगों में काम करने वाले मजदूर उनसे दूर होते जा रहे थे। फिर भी कुछ मजदूरों ने स्वन्यावज्ञ आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने देशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ दिया। फिर भी उनको मजदूरों को पता था कि उनका कुछ नहीं होने वाला। फिर भी कुछ मजदूरों ने स्वन्यावज्ञ आंदोलन में हिस्सा लिया था। वस्तुओं का भी बहिष्कार किया मजदूरों ने। उनको लगता था कि ऐसा करके गांधी जी उनका जो कम वेतन मिलता है उनको और खराब परिस्थितियों में जो उनको काम करना पड़ता है, वो उन जगह गांधी जी का साथ देंगे तो गांधी जी उनको अच्छा वेतन दिलवाएंगे और अच्छा माहौल दिलवाएंगे काम करने का। 1930 में रेलवे कामगारों की 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई और 1930 में छोटा नागपुर की टिन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवादी विरोधी ताकतों में फूट पड़ जाएगी। जैसे बड़े किसानों को कांग्रेस और गांधी जी नेहरू जी आंदोलन में ले रहे थे और छोटे किसानों से दूर जा रहे थे। मतलब ये उन लोगों को साथ लेते थे जो आंदोलन को पैसा देते थे चलाने के लिए। और इसी तरीके से जो उद्योगपति और मजदूर हैं, उद्योगपतियों को इसलिए लेते थे कि उद्योगपति उनके आंदोलन चलाने में हेल्प करते थे। मजदूर अगर मजदूरों को वो शामिल करते तो उद्योगपति उनसे दूर चले जाते, इसलिए वो मजदूरों को शामिल ही नहीं करना चाहते थे। ये अब वो वाली सारी घटनाएं बता रहे हैं कि 1930 में रेलवे में काम करने वाले जो लोग थे, 19 में जो गोदी कामगार थे और 1930 में जो छोटा नागपुर की टिन खानों में मजदूर काम करते थे, उन्होंने गांधी टोपी भी पहन ली थी। मतलब गांधी के लिए उन्होंने अलग अलग समय पर मजदूरों ने उनका साथ दिया। फिर भी गांधी जी और गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचाती थी। जैसे छोटे किसानों को नहीं शामिल करना चाहती थी, ऐसे ही मजदूरों से भी कांग्रेस इसलिए दूर जाती थी कि अगर मजदूरों को मिला लिया तो, जबकि मजदूरों ने अलग बताया है, ये सारी डेट्स ज्यादातर मजदूरों ने 1930 में रेलवे का जो मजदूरी होते हैं, रेलवे में काम करने वाले, छोटे मोटे काम करने वाले, 1930 में रेलवे के जो मजदूर थे जिनको रेलवे कामगार भी कहते हैं, और 1932 में गोदी कामगारों यानी कि मजदूरों ने, और 1930 में छोटा नागपुर की टिन खानों के मजदूरों ने गांधी जी की टोपी पहनकर उनकी गांधी जी की रैलियों में और जिन जिन चीजों का गांधी जी ने बहिष्कार करने को कहा गया था वो सब किया। लेकिन फिर भी गांधी जी ने जो मजदूरों की मांगे थी वो नहीं अपनी मांगों में शामिल की थी। कांग्रेस को लगता था कि अगर मजदूरों को मिला लेंगे अपने में तो उद्योगपति उनसे दूर हो जाएंगे, और इसलिए वो शामिल नहीं करते थे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ जाएगी।
तो वो कमजोर भी नहीं करना, क्योंकि अगर पैसे के बिना भी आंदोलन नहीं चलाए जा सकते थे। वो इसलिए चाहते थे कि वो उद्योगपति उनके साथ रहें, ताकि अंग्रेजों जिनके साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो कहीं कमजोर ना हो जाए। मजदूरों को वो दूर रख के अपने जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो साम्राज्यवाद के, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई का मतलब साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई भी कह सकते हैं, जो देश दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करके अपने क्षेत्र को बढ़ाते हैं उनको वो साम्राज्यवाद कहलाता है। साम्राज्यवाद क्या होता है? जब कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर पूरी तरीके से कंट्रोल करके अपने देश के क्षेत्र को का विस्तार करता है, जैसे चाइना करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे इंग्लैंड ने भी किया था, तो इसको साम्राज्यवाद कहते हैं। तो जो गांधी जी थे उद्योगपतियों को इसलिए लेके चल रहे थे कि उनके कारण ही वो आंदोलन चल पा रहे थे। अगर वो मजदूरों को मिला लेंगे, तो अगर उद्योगपति दूर चले गए, तो अंग्रेजों के विरुद्ध या साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वो कमजोर होने का डर लगता था। सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। बड़े किसानों ने हिस्सा लिया, छोटे किसानों ने भी करा। सबकी ये भी पता होना चाहिए कि हिस्सा किस किस ने लिया, किस किस को उन्होंने अपने उसमें आंदोलन में शामिल करना चाहा, गांधी जी, कांग्रेस और नेहरू जी ने, और किस किस को नहीं करना चाहा। मतलब बड़े किसान, छोटे किसान, उद्योगपति, व्यापारी और मजदूर। ठीक है, इनकी चारों की तो आपने स्टोरी पढ़ ली। अब पांचवी औरतें भी थी जो कांग्रेस के आंदोलनों में शामिल हुई। जब भी गांधी जी के नमक सत्याग्रह चल रहा था, उस टाइम औरतें उनकी बातें सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। गांधी जी के आंदोलनों में औरतों ने भी, मेन तो सिविल नाफरमानी में सबने हिस्सा लिया था। सिविल नाफरमानी यानी कि सवन्यावज्ञा आंदोलन में बड़े किसानों ने भी, छोटे किसानों ने भी, बड़े उद्योगपतियों और व्यवसायियों ने भी, मजदूरों ने भी जो उद्योगों में मजदूर करते थे। और चार ये हो गए, पांचवी औरतें भी थी जिन्होंने सवन्यावज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतों ने, जब गांधी जी नमक सत्याग्रह करते थे, जब हर दिन 24 मील चलने के बाद वो रुकते थे, तो औरतें उनकी बातें सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में भी हिस्सा लिया था, औरतों ने जुलूसों में भी हिस्सा लिया, नमक भी बनाया औरतों ने। विदेशी कपड़ों का व शराब की दुकानों की पिकेटिंग भी की। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। शहरी इलाकों में ज्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान मजदूरों परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था। औरतों ने क्या क्या काम करे वो सब आप याद रखना। और वो जब गांधी जी नमक आंदोलन कर सवन्यावज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया, जब नमक आंदोलन कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, तो औरतें उनके भाषणों को, बातों को सुनने के लिए बाहर आ जाती थी। वो गांधी जी द्वारा किए गए जुलूसों में हिस्सा लेती थी। उन्होंने नमक भी बनाया और औरतों ने विदेशी कपड़े का भी बहिष्कार किया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई थी। उनके जो वो मतलब बहिष्कार करने को कहते थे, वो बहिष्कार भी वही उन चीजों का करती, शराब की पिकेटिंग भी की, जुलूसों में भी हिस्सा लिया, नमक भी बनाया, जेल भी गईया। लेकिन फिर भी शहरी इलाकों में ज्यादातर जो ऊंची जातियों की महिलाएं थी वो सक्रिय थी। शहरों में अच्छे अच्छे घरों की बड़ी ऊंची जातियों की महिलाएं एक्टिव पार्टिसिपेट कर रही थी, पार्टिसिपेशन दे रही थी इसमें आंदोलनों में। जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भी संपन्न किसानों की जो और महिलाएं थी वो हिस्सा ले रही थी, तो शहरी क्षेत्र में भी ऊंची जातियों की महिलाएं हिस्सा ले रही थी। जब गांधी जी ने आह्वान किया था कि सब लोग इस आंदोलन में शामिल हो, तो औरतों ने देश की या राष्ट्र की सेवा समझकर
इसको पवित्र दायित्व मान लेता, अपनी जिम्मेवारी माननी थी, पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था उनको देश की सेवा करना। लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। और औरतें चाहे कितना भी साथ दे रही थी गांधी जी के आंदोलनों में, लेकिन इससे उनकी जो समाज में स्थिति थी उसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं था। जैसे कि आपने देखा कि किसानों के कोई बदलाव नहीं आया, तो किसान आंदोलन से पीछे हट के सारे लोग इसलिए गांधी जी के साथ मिलते थे कि उनकी सारे सभी समस्याएं दूर आ जाए। उनको अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर उनकी समस्याएं नहीं दूर हुई तो वो गांधी जी के आंदोलनों से दूर चले गए। औरतों ने उन देश की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व भी समझा। आपने सारे देखा कितने नमक भी बनाया, उनके जुलूसों में भी हिस्सा लिया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों की बिक्टिंग भी कर ली, और ग्रामीण क्षेत्र की भी जो अच्छी संपन्न परिवारों की महिलाएं थी वो भी आई, शहरों की उच्च जातियों की महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। और फिर भी इतना कुछ वो औरतें कर रही थी तो इससे उनकी जो स्थिति समाज में थी वो कोई बदलने वाली नहीं थी, क्योंकि गांधी जी देखना आगे क्या क्या सोचते हैं औरतों के लिए। लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, गांधी जी क्या मानते थे, औरतों का क्या काम है, घर चलाना, चूल्हा चौका करना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ बनना औरत का काम है, अच्छी पत्नी बनना औरत का काम है। ये चार भूमिकाएं बनाई थी। घर चलाना, बोले इतना कुछ कर रही थी वो, फिर भी क्या कहते थे गांधी जी, वो घर चला सकती हैं औरतें, चूल्हा चौका कर सकती हैं, और चूल्हा चौका संभाल सकते, अच्छी माँ बने और अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। गांधी जी औरतों के बारे में क्या कहते थे, ये चीज आप अंडरलाइन कर लो। ये भी बन सकता है, कोई क्वेश्चन बन सकता, जिसने क्वेश्चन बनाना वो किसी में भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। तो क्या क्या था ये सारा, गांधी जी औरतों के बारे में क्या सोचते थे, वो करते थे। औरत का कर्तव्य क्या है, घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। ये वन वर्ड में वैसे भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन तो कोई भी बन सकता है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों की जगह देने से हिचकिचाती थी। छोटे किसानों को भी नहीं शामिल करना चाहती थी, मजदूरों को भी नहीं शामिल करना चाहती थी, और औरतों को भी कांग्रेस के जो लोग थे कोई बड़ा पद देने से डरते थे, हिचकिचाते थे। कांग्रेस की को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति से में ही कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक स्थिति में ही बस प्रतीक के तौर पर औरतें बस उनके आंदोलनों में शामिल हो, इतना ही वो इंटरेस्ट रखते थे। इससे ज्यादा कांग्रेस को औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वे औरत के प्रतीक के रूप में वो उनके आंदोलनों में शामिल हो जाए, लेकिन औरतों को कोई बड़ा पद कांग्रेस पार्टी में वो नहीं देना चाहते थे। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए 3 तरीके के लोग जिन्होंने उनका साथ दिया, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने, नेहरू जी ने और गांधी जी ने उनको शामिल नहीं किया, ये पता होना चाहिए। 5 तरीके के लोग थे जो समन्वय आंदोलन में शामिल हुए थे, लेकिन किसको वो शामिल करना चाहते थे, किसको नहीं चाहते थे। बड़े बड़े संपन्न किसानों को शामिल करना चाहते थे, बड़े उद्योगपतियों को शामिल करना चाहते, छोटे किसानों को इसलिए नहीं शामिल करना चाहते थे क्योंकि कांग्रेस डरती थी कि बड़े संपन्न किसान जो उनको आंदोलन चलाने में हेल्प करते वो ना पीछे हट जाएं। उद्योगपतियों को वो शामिल करना चाहती थी, तो मजदूरों को इसलिए नहीं करना चाहती थी कि उद्योगपति ना उनसे दूर हो जाए, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों के कारण ही आंदोलन चल रहे थे। और औरतें बेचारी इतना कुछ कर रही थी, उनके लिए गांधी जी के हर काम में उनका साथ दे रही थी, वो भी बड़े बड़े घरों की महिलाएं। लेकिन फिर भी गांधी जी 4 काम कहते थे कि औरत के करने करने हैं, और कांग्रेस ने इतने काम करने के बावजूद महिलाओं को कोई भी कांग्रेस पार्टी में उच्च पद नहीं दिया था। लेकिन बस वो चाहते थे कि उनके आंदोलनों में प्रतीक के रूप में औरतें
हिस्सा लें। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे स्वन्या वज्ञा आंदोलन की जो वो है वो सीमाएं हैं वो कल पढ़ेंगे। और सारे बच्चे ये पांचों लोगों को आप ढंग से याद करना है भी क्यों किसको शामिल करना था और किसको नहीं। तो